हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन बात करेंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज की। किसकी बात करेंगे? इन्वायरमेंटल इश्यूज की। ये वन शॉट लेक्चर होने वाला है और अगले 20 से 25 मिनट के अंदर आपको ये चैप्टर पूरा दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। पूरी फिल्म चला दूंगा दिमाग के अंदर, ठीक है। और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आते हैं, एक तो पक्का आना है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा इस चैप्टर से, ठीक है। और एक से दो क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन तो पक्का आना है और कभी मतलब आपकी किस्मत अच्छी रही तो 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो मतलब इजी चैप्टर है यार, और मतलब एक 4 नंबर है ना, मान लो सीधे सीधे आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन जो आते हैं बिल्कुल ईजी आता है और कोई सा मतलब दिमाग नहीं लगाना उसमें, सिर्फ डायरेक्ट टिक लगाना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है। आज पढ़ेंगे अपन इन्वायरमेंटल इश्यूज। ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। तो देखो, इन्वायरमेंटल इश्यूज अपन पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर सबसे पहले बात किसी करेंगे, पोल्यूशन की बात करेंगे। सबसे बड़ा इश्यू तो यही है ना इन्वायरमेंट के अंदर। अपने यहाँ सबसे बड़ा इश्यू तो इन्वायरमेंट के अंदर क्या है? पोल्यूशन का, ठीक है। पोल्यूशन क्या होता है भैया? एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल, ठीक है। जो एयर है, लैंड है, वाटर है, सॉइल, इनके अंदर कोई भी फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल चेंज आएगा, उसी को क्या बोलते हैं? पोल्यूशन बोलते हैं। सीधी सी बात है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे अपन, पहले बात करेंगे एयर पोल्यूशन की। किसकी बात करेंगे? एयर पोल्यूशन की बात करेंगे। अब एयर पोल्यूशन आप सब जानते हो किससे होता है? गाड़ियों से होता है। ये जो इंडस्ट्रियल स्मोक निकलता है इससे होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप जानते हो। एयर पोल्यूशन होता क्या है वो बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कि मतलब गाड़ियां चल रही है बहुत सारी तो उससे एयर पोल्यूशन हो रहा है, बहुत सारा धुआं निकल रहा है इंडस्ट्रीज से, तो उससे क्या हो रहा है? पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। इसको रोक कैसे सकते हैं? देखो, अपन बात किसकी करेंगे? एयर पोल्यूशन कंट्रोल की बात करेंगे। तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल किसके लिए बात करेंगे? पहले अपन जो इंडस्ट्रीज से जो निकल रहा है ना, धुआं निकल रहा है, ठीक है, उसकी बातें कर लेते हैं। तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए क्या कर सकते हैं? अगर पार्टिकुलेट मैटर के लिए क्या कर सकते हैं अपन? 2 तरह का मैटर निकलता है, ठीक है। उसके अंदर इंडस्ट्रीज से एक पार्टिकुलेट मैटर, एक निकलता है गैसियस मैटर, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर जिसके अंदर मतलब पार्टिकल्स है, और एक गैसियस मैटर जिसके अंदर गैसेस है, ठीक है। तो दोनों को मतलब कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर को स्क्रबर से और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये 2 उपकरण है, ठीक है, 2 इंस्ट्रूमेंट है जिससे अपन क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। किसको? पार्टिकुलेट मैटर को। कौन? किसी से? स्क्रबर से। इसके अंदर क्या क्या यूज करेंगे अपन? जो लाइम है उसको यूज करेंगे, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट आप अपनी एनसीईआरटी के अंदर देखना, उससे अपन क्या करते हैं? इसको कंट्रोल करते हैं एयर पोल्यूशन को, ठीक है जी। उसके बाद बात करें गैसियस मैटर की। गैसियस मैटर की बात करें तो ये किससे कर सकते हैं अपन? कंबशन, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन, इनसे क्या कर सकते हैं अपन? गैसियस मैटर को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बात करें अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी। सीपीसीबी क्या है भैया? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। उसके अनुसार क्या है? उसके अकॉर्डिंग क्या है? पार्टिकुलेट साइज अगर 2.5 माइक्रोमीटर से अगर कम है ना, पार्टिकुलेट साइज अगर 2.5 माइक्रोमीटर से कम है तो वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, वो बहुत ज्यादा क्या है? मोस्ट हार्मफुल है। वो क्या है? मोस्ट हार्मफुल, डेंजरस है। किसके अकॉर्डिंग ये बात हो रही है? सीपीसीबी के अकॉर्डिंग। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर 2.5 माइक्रोमीटर से कम साइज का पार्टिकुलेट है तो वो क्या है? बहुत ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि जो एयर पोल्यूशन किससे हो रहा है? ऑटोमोबाइल से हो रहा है। ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ियों से, ठीक है। तो गाड़ियों को क्या बोलते हैं? ऑटोमोबाइल बोलते हैं। ऑटोमोबाइल्स आर द मेजर कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, उसका सबसे जो बड़ा कॉज है वो क्या है? ऑटोमोबाइल्स। जो गाड़ियां चल रही हैं, बाइक, गाड़ियां, ये सारी जो है ना, इनसे क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। तो भैया इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, जो सॉल्यूशन दिया है वो क्या है? यूज लेड फ्री पेट्रोल एंड डीजल। जो लेड फ्री पेट्रोल और डीजल है ना, उसका यूज किया जाए तो उससे क्या होगा? पोल्यूशन जो है वो कम किया जा सकता है। किससे कम किया जा सकता है भैया? यूज ऑफ लेड फ्री पेट्रोल एंड लेड फ्री डीजल, ठीक है। जिसके अंदर लेड की मात्रा कम हो, उस पेट्रोल को और उस डीजल को क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए। तो उससे क्या होगा? पोल्यूशन कम होगा। यूज ऑफ कैटालाइटिक कन्वर्टर्स इन व्हीकल्स। जो व्हीकल है ना, जो गाड़ियां हैं, उनके अंदर क्या यूज किया जाए? कैटालाइटिक कन्वर्टर्स यूज किया जाए। उनके अंदर जो इंजन है उनके अंदर कैटालाइटिक कन्वर्टर लगाए जाए। अब ये कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या होते हैं? इनके अंदर क्या यूज किए जाते हैं? कैटालिस्ट कौन कौन से यूज किए जाते हैं? प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम। प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम, ये कैटालिस्ट यूज किए जाते हैं कैटालाइटिक कन्वर्टर के अंदर। उसके अंदर होता क्या है? इससे होता क्या है?
कन्वर्ट हार्मफुल गैसेस टू नॉन हार्मफुल गैसेस। जो हार्मफुल गैसेस है ना उनको ये नॉन हार्मफुल गैसेस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जो कैटालिटिक कन्वर्टर है गाड़ियों के अंदर अगर ये लगा देंगे ना अपन तो क्या होगा, जो हार्मफुल गैसेस निकल रही थी वो अब क्या किस में कन्वर्ट कर देगा, वो नॉन हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जो ऐसी गाड़ियां जिनके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है उनके अंदर आप सिर्फ लेड फ्री पेट्रोल और लेड फ्री डीजल ही यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप नॉर्मल पेट्रोल डीजल अगर आप जिसके अंदर लेड की मात्रा है वही अगर आप यूज कर लोगे तो जो आपका कैटालिटिक कन्वर्टर है वो खराब हो जाएगा। और ये जो प्लेटिनम पैलेडियम और जो रोडियम है ये काफी महंगे आते हैं ये कैटालिस्ट। ठीक है, चलो जी फिर आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं सीएनजी वर्सेस पेट्रोल की। किसकी बात करेंगे, सीएनजी वर्सेस पेट्रोल डीजल। आपने सुना भी होगा ना आजकल गाड़ियां भी सीएनजी में आ रही हैं, कंपनी जो है वो सीएनजी के अंदर गाड़ियां निकाल रही हैं। ठीक है, उसका रीजन क्या है, सीएनजी में लोग खरीदते भी है गाड़ियां, रीजन क्या है उसका, क्योंकि ये जो है ना ये मोर चीपर है। सीएनजी पेट्रोल और डीजल के मुकाबले में सस्ती होती है। सबसे पहली बात तो ये सीएनजी और डीजल के मुकाबले में सस्ती कौन होती है, सीएनजी होती है। ठीक है, पेट्रोल और डीजल तो काफी महंगे हैं। पहला रीजन तो ये है भैया, मोर इफिशियंट है। ठीक है, सीएनजी पेट्रोल और डीजल के मुकाबले में ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब एवरेज ज्यादा देती है। ठीक है, सीधी सी बात ये है कि मतलब ज्यादा ये पूरी तरह बर्न होती है। पेट्रोल और डीजल है वो पोल्यूशन ज्यादा करते हैं, सीएनजी जो है वो पोल्यूशन कम करती है। ठीक है जी, कैन नॉट बी स्टोलन बाई थीव्स। जो चोर है ना, जो चोर है वो पेट्रोल और डीजल को तो निकाल लेते हैं गाड़ी से, लेकिन सीएनजी को आसानी से निकाल नहीं सकते ना, तो उसकी चोरी कम होगी। ठीक है, सीएनजी की जो है वो चोरी नहीं कर सकते। बाकी तो देखा हुआ पता है ना, हर चीज का तोड़ है चोरों के पास में, तो वो तोड़ निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा मानना है कि चोरी नहीं होगी। ठीक है, ड्रॉबैक की बात करें इसका, सीएनजी की सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो क्या है, अच्छी तो है ये तो मैंने आपकी अच्छाई बता दी सीएनजी की। अब ड्रॉबैक क्या है, कमी क्या है इसकी, कमी भैया ये है डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू पाइपलाइंस। पाइपलाइंस के थ्रू इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने की सबसे बड़ी दिक्कत है कि मतलब जैसे पेट्रोल पंप है, ठीक है, तो पेट्रोल पंप पर तो पेट्रोल आ जाता है। ठीक है, कहां से आता है, मतलब जो टैंकर है उनमें से आ जाता है, पेट्रोल पंप तक पहुंच जाते थे। लेकिन जो सीएनजी की दिक्कत क्या है, उसके लिए पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी। ठीक है, वो तो सबसे बड़ा इसका क्या है, कमी है इसकी, जो पाइपलाइन बिछाने में दिक्कत आएगी। और क्या ड्रॉबैक है, वो ये है कि मतलब जो सीएनजी वाली गाड़ी है उनके अंदर कम ताकत होती है, सीधी सी बात है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सिंस अप्रैल 2017, ये आप ध्यान से सुनो, सिंस अप्रैल 2017 मतलब 2017 से, ठीक है, 2017 से क्या हो गया है, पूरे भारत के अंदर भारत स्टेज 4, ठीक है, भारत स्टेज 4 BS4 लागू हो चुका है। ठीक है, 2017 से अप्रैल 2017 से, ठीक है, 2017 के अप्रैल महीने से पूरे इंडिया के अंदर भारत स्टेज 4 लागू हो चुका है। अभी भारत स्टेज 4 क्या है, देखो ये कंपनीज को क्या दिया जाता है, डायरेक्शन दिए जाते हैं, जो गाड़ी बनाती हैं, जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो कंपनीज है, उनको क्या दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि भैया ये नॉर्म्स है। अब मतलब हर टाइम टू टाइम ये नॉर्म्स चेंज होते रहते हैं कि भैया आपको जो इंजन है गाड़ियों के वो इस प्रकार से बनाने हैं, वो इस प्रकार से बनाने हैं कि पोल्यूशन जो है वो कम से कम हो। ये गवर्नमेंट है, ये नॉर्म्स डिसाइड करती है और उन्हीं नॉर्म्स को क्या नाम दिया गया है, भारत स्टेज का नाम दिया गया है। तो ये स्टेज जो है वो बदलती रहती है, स्टेज जो है वो बदलती रहती है। तो जो BS4 है, BS4 बोला गया है, भारत स्टेज 4 को क्या बोला, BS4 नो शॉर्ट में। ठीक है, तो ये 2017 अप्रैल 2017 में पूरी देश के अंदर लागू हो चुका। और आप सबको पता होगा कि आजकल जो गाड़ियां आ रही हैं वो BS6 इंजन पर आ रही हैं, BS6 पर आ रही हैं। तो हमने एनसाइड में क्या दे रखा है, BS4 का दे रखा है। तो जो गाड़ियां हैं कौन सी, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर और 2 व्हीलर। 4 व्हीलर जो 4 पहियों वाली गाड़ियां हैं, 3 पहियों वाली और 2 पहियों वाली, बाकी जो मोटरसाइकिल जो स्कूटी है वो सारी BS4 इंजन पर आ चुकी हैं 2017 से, अप्रैल 2017 से पूरे देश के अंदर, थ्रू आउट कंट्री सिंस अप्रैल 2017। ठीक है, आगे चलते हैं फिर वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं। फिर किसकी बात करते हैं, वाटर पोल्यूशन की। वाटर पोल्यूशन की तो इसके अंदर दो, वाटर पोल्यूशन के अंदर क्या है, सीवेज से होता है। ठीक है, वाटर पोल्यूशन एक तो सबसे बड़ा जो कारण है सीवेज। अब सीवेज दो टाइप का है, एक डोमेस्टिक सीवेज और एक इंडस्ट्रियल सीवेज। ठीक है, डोमेस्टिक सीवेज और इंडस्ट्रियल सीवेज, दोनों में फर्क क्या है भैया, जो इंडस्ट्रीज से निकलेगा वो इंडस्ट्रियल सीवेज है और जो घरों से निकलेगा वो डोमेस्टिक सीवेज है। ये तो ठीक बात है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है भैया, जो डोमेस्टिक सीवेज होगा ना, जो घरों से निकल रहा है, जो घरों से निकल रहा है वो सीवेज होगा, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर होगा, उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा। लेकिन जो इंडस्ट्रीज से निकलेगा, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होगा ना, जो इंडस्ट्रीज से निकलेगा, उसके अंदर ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक मैटर होगा, ऑर्गेनिक भी होगा और उसके अंदर इनऑर्गेनिक भी होगा। अब ये ध्यान से सुनो, ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज, जितना ज्यादा सीवेज के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, BOD इंक्रीज होगी। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BOD। BOD क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है BOD।
ठीक है। तो जितनी ज्यादा सीवेज के अंदर क्या होगी, ऑर्गेनिक जो मैटर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगी, बीओडी होगी। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। टेरर ऑफ बंगाल किससे रिलेटेड है, वाटर हाइसिंथ, ठीक है जी। एल्गल ब्लूम क्या होती है, एल्गल ब्लूम क्या है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी, ठीक है। एल्गल ब्लूम क्या होती है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी, जो पानी है उसके अंदर बहुत सारा एल्गी जो हो जाता है उसकी एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, और उससे क्या होता है भैया, टॉक्सिक, ठीक है। इसे क्या है, टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, पानी के अंदर जहर बढ़ जाता है, टॉक्सिक हो जाता है, और उससे क्या होता है, जो अंदर जो मछलियां हैं, जो पानी में रहने वाले जो जीव हैं वो मर जाते हैं, ठीक है, उस टॉक्सिसिटी के कारण। और गिव कलर, जो पानी का जो कलर है, ठीक है, जो पानी का कलर है वो कैसा हो जाता है, अलग टाइप का कलर हो जाता है, मतलब नॉर्मल जो पानी दिखता है वैसा नहीं होता, क्योंकि चारों तरफ क्या हो जाती है, वो एल्गी फैल जाती है, उससे कलर आ जाता है, ठीक है। फिर बात करें बायोमैग्निफिकेशन की, किसकी बात करें, बायोमैग्निफिकेशन की। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या है, टॉक्सिकेंट कंसंट्रेशन इंक्रीज एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। जो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल है उस पर क्या होती है, आपकी जो टॉक्सिकेंट जो है, उसकी जो टॉक्सिक जो मटेरियल है उसकी क्या है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। मतलब मछली ने जो खाया उसको कोई बर्ड खाएगा, फिर मछली को कोई बर्ड खाएगा, तो जितना टॉक्सिक मछली के अंदर था उससे कहीं ज्यादा क्या होगी, उससे कहीं ज्यादा टॉक्सिसिटी किसके अंदर चली जाएगी, जो बर्ड ने खाया है मछली को, उसके अंदर चली जाएगी। सीधी सी बात ये है। फिर आगे चलो, ये आपके जो एनसीईआरटी है उसके अंदर ये ग्राफ दे रखा है। इसका मतलब क्या है भैया, ये जो बीओडी है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ना, वो क्या यहाँ पर कितनी रहेगी। यहाँ पर देखो, ये जो जगह है ना, ये वाली जगह, इतनी ये जगह है ना, यहाँ पर क्या आ रहा है, नाला जो है ना वो आ रहा है, ठीक है, जो सीवेज का जो नाला है वो आ रहा है। तो जहां पर नदी है, नदी के अंदर जहां पर वो नाला गिर रहा है ना, जिस जगह पर वो नाला गिर रहा है नदी है, और नदी के अंदर जहां पर जिस जगह पर वो नाला गिर रहा है वहां पर दो चीजें होंगी, ये ग्राफ वही बता रहा है कि वहां पर दो चीजें होंगी। क्या होगी, बीओडी जो है ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो सबसे ज्यादा हाई होगी। वहां पर जहां पर जस्ट नाला गिर रहा है ना, उस जगह पर बीओडी है वो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है, वहां पर ऑर्गेनिक मटेरियल सबसे ज्यादा आ रहा है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बीओडी, तो बीओडी वहां पर सबसे ज्यादा होगी, यहां पर सबसे ज्यादा बीओडी होगी, ठीक है। और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगी तभी तो बीओडी होगी ना, ज्यादा होगी। देखो, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जब रहेगी तब तो ऑक्सीजन की डिमांड होगी नहीं ना, तब तो पूरी हो रही है। लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी आ गई, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगी, तब क्या होगी, बीओडी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये ग्राफ अपन को यही बता रहा है। तो जहां पर पड़ता है ना, वहां पर क्या, फिश किल एंड डिसअपीयर, ठीक है। जहां पर नाला पड़ रहा है, जहां पर जस्ट नाला पड़ रहा है ना, तो वहां पर बीओडी इंक्रीज हो जाती है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, उससे बीओडी इंक्रीज हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। तो क्या होता है, वहां पर फिशेस जो है ना वो मर जाती हैं, जिस जगह पर नाला गिरता है वहां पर फिशेस मर जाती हैं, और पानी जो है वो कैसा हो जाता है, गंदा सा हो जाता है वहां से, ठीक है। ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर आगे जैसे आगे चलते हैं ना, यहाँ पर जैसे नाला गिर रहा है, उसके जस्ट आगे चलेंगे, थोड़े आगे चलेंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, पानी है वो क्लीन हो जाएगा, पानी जो है वो क्लीन दिखने लगेगा, और वहां पर जो मछलियां हैं वो रह सकती हैं। ये सीधा सा मतलब है इसका। फिर आगे चलते हैं भैया, एक ला नीना है, एक एल नीनो इफेक्ट। ये क्या होते हैं, ला नीना का मतलब क्या है, सी सरफेस गेटिंग कूलर, ठीक है। जो सी सरफेस है वो ठंडा जहां पर होता है उसको ला नीना बोलते हैं, और एल नीनो क्या है, सी सरफेस गेटिंग हॉटर, जब सी का जो सरफेस है वो हॉट होता है उसको बोलते हैं एल नीनो। उसके बाद बात करें यूट्रोफिकेशन की, किसकी बात करें, यूट्रोफिकेशन। क्या होता है भैया, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक जो है उसकी नेचुरल एजिंग का मतलब सीधा सा है भैया कि वो जो लेक है उसके अंदर पानी की कमी होना, सीधी सी बात है। उसके अंदर मिट्टी भरने लगती है, जो लेक है उसके अंदर मिट्टी भरने लगने लगती है, उसकी गहराई जो है वो कम होने लगती है। क्यों होती है भैया, ये क्यों होती है, मेनली ड्यू टू इंक्रीज्ड नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस। जो नाइट्रोजन और जो फोस्फोरस है उसकी मात्रा जो है वो इंक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से उसकी पानी की जो गहराई है वो कम हो जाती है। अब ये तो होती है नेचुरली, ये यूट्रोफिकेशन होता है नेचुरली, उसमें लगते हैं कई सालों, ठीक है, कई सालों लगते हैं इसके अंदर होने में। ये टर्म है एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन। ये क्या होता है भैया, ये क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज एक्सीलरेट यूट्रोफिकेशन। देखो, नॉर्मली जो यूट्रोफिकेशन होता है ना तब तो इसके अंदर सालों लगते हैं, लेकिन क्या जो एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन, ह्यूमन जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसके कारण, जो अपन नाले छोड़ रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है लेक के अंदर, ठीक है, रिवर के अंदर, तो उससे क्या हो रहा है, जो यूट्रोफिकेशन जो है ना वो एक्सीलरेट हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है। फिर बात करें इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ये दे रखी एनसीईआरटी दे रखा है, केस स्टडी है कि कहां की है ये, फोम, ठीक है। फोम क्या है, फ्रेंड्स ऑफ आर्केटा मार्स, ठीक है। ये क्या है, एक केस स्टडी है। इन्होंने क्या किया, वाटर क्लीनिंग इन 2 स्टेज, वाटर की क्लीनिंग करी 2 स्टेज के अंदर, ठीक है। कौन कौन सी स्टेज है, पहली है सेडिमेंटेशन के अंदर क्या किया है इन्होंने, सेडिमेंटेशन के अंदर वाटर को क्लीन किया गया। कैसे किया गया कि
जो भारी जो मेटल्स हैं वो क्या कर जाएंगे, सेडिमेंट हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, और जो पानी है, फिर जो पानी बच गया दूसरी स्टेप के अंदर क्या करेंगे, ये मार्सलैंड के अंदर, मार्सलैंड 60 हेक्टेयर के अंदर जो है ना, इन्होंने क्या किया, अलग अलग उगा दिए, अलग अलग पौधे उगा दिए, पहले पहले प्लांट्स उगा दिए, उसके बाद में फंजाई, ठीक है, ऐसे इन्होंने क्या किए, अलग अलग पूरी जो मार्सलैंड है उसके अंदर 60 हेक्टेयर के अंदर ऐसे लगा दिए, तो उसके थ्रू फिर उस पानी को बहाया जाएगा, ठीक है, उस मार्सलैंड के अंदर, उस पौधों के बीच में जो मतलब जो जरूरतमंद है ना, उन पौधों के बीच में, मतलब पता है नहीं, कोई नाम नहीं बताया एनसीईआरटी ने कौन से पौधे लगाए उन्होंने, लेकिन जो जिस पौधों से क्या होता है साफ सफाई होगी, उन पौधों को लगाया गया, फंजाई लगाई गई, ठीक है, तो उसमें से फिर पानी को बहाया जाता है, तो क्या मिलता है, फ्रेश वाटर मिल जाता है, उसके बाद में जो पानी है वो साफ हो जाता है, तो ये इन्होंने टेक्निक अपनाई, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, फिर बात करें इकोसैन टॉयलेट्स की, तो इकोसैन टॉयलेट्स के अंदर क्या होता है, पानी का यूज नहीं किया जाता, फ्लश करने के लिए पानी का यूज नहीं किया जाता, और ये जो इकोसैन जो टॉयलेट्स है वो कहां चल रहे हैं, केरला के अंदर और श्रीलंका के अंदर इकोसैन टॉयलेट जो है यूज किए जा रहे हैं। सॉलिड वेस्ट की बात करें, फिर सॉलिड वेस्ट की बात करें तो सॉलिड वेस्ट क्या है भैया, एवरीथिंग दैट गोज इनटू ट्रैश, जो अपन कचरे में फेंकते हैं वो क्या है, सॉलिड वेस्ट है, ठीक है। तो वेस्ट शुड बी कैटेगराइज, अब जो कचरों में अपन फेंकते हैं ना उसको कैटेगराइज करना चाहिए, कैटेगराइज करना चाहिए किसमें, बायोडिग्रेडेबल को अलग रखना चाहिए, रिसाइक्लेबल जो है ना जिसको रिसाइकल कर सकते हैं उसको अलग रखना चाहिए, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग रखना चाहिए, तो कैटेगरीज में बांटेंगे तो आसानी रहेगी उसको मैनेजमेंट में। फिर बात करेंगे ई वेस्ट की, किसकी बात करेंगे, ई वेस्ट, ई वेस्ट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो आप कंप्यूटर यूज करें, अपना मोबाइल यूज करें, जो खराब हो गया उसके बाद में उसको फेंक देते हो, उसका क्या यूज है फिर, ठीक है, क्या यूज है, उसको मैनेज कैसे किया जाए। तो भैया जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज आप जानते हो अमेरिका, ठीक है, ये क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज है, और डेवलपिंग कंट्रीज भारत पाकिस्तान, ये क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज है। तो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके अंदर जितना ई वेस्ट होता है ना, जितना ई वेस्ट होता है उसको क्या किया जाता है, जो काम का उनके काम का नहीं होता उनको अपन क्या लेते हैं, भारत जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो इंपोर्ट कर लेती है, उसके बाद में उनसे क्या करते हैं, अपन रिसाइकिल करते हैं, उसको रिसाइकिल करने की कोशिश करते हैं। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है यहाँ पर तो भैया मशीनरी के थ्रू क्या कर लेते हैं, वो रिसाइकिल कर लेते हैं, उनके पास तो मशीनरी है सॉरी, ठीक है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो तो मशीनों के थ्रू क्या कर लेते हैं, रिसाइकिल कर लेते हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, जैसे अपने इंडिया है, पाकिस्तान है, ठीक है, यहां पर क्या होता है, रिसाइकिल जो है वो मैनुअली होता है, ठीक है, रिसाइकिल जो है वो मैनुअली भी होता है, तो उसके अंदर जो लेबर लगती है ना, जो जब रिसाइकिल की प्रोसेस लगती है तो उसमें क्या होता है, टॉक्सिक गैसेस वगैरह ये निकलती हैं, तो जो लेबर लगती है उनकी हेल्थ को नुकसान होता है, ये बात हो गई। उसके बाद चलते हैं अपन रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट के लिए एक केस स्टडी दे रखी है जो बेंगलोर की है। यहाँ एक अहमद खान के जो व्यक्ति है, अहमद खान है एक व्यक्ति है, उन्होंने क्या किया, पॉलीब्लेंड और ब्यूटेमन का यूज करके क्या किया, बेंगलोर के अंदर सड़कें बनाई गई हैं, लेइंग रोड इन बेंगलोर, ठीक है। फिर बात करें एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट, एग्रोकेमिकल्स और उनके इफेक्ट की बात करें तो केमिकल जो फर्टिलाइजर्स है, केमिकल फर्टिलाइजर और जो पेस्टिसाइड्स हैं वो अपन देखो खेतों के अंदर क्या डालते हैं, यूरिया वगैरह, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड जो डालते हैं उनसे क्या होता है, उनसे होता है डिग्रेडेशन ऑफ इंपॉर्टेंट जो सोइल कंपोनेंट है ना, जो सोइल के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ना वो क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, और ज्यादा एक्सेसिव अगर अपन यूज करेंगे ना, एक्सेसिव यूज करेंगे इनका, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं और पेस्टिसाइड है इनका एक्सेसिव यूज करेंगे तो क्या होगा भैया, सोइल की जो फर्टिलिटी है ना वो चली जाएगी, एक ये भी केस स्टडी है, रमेश चंद्र डागर ये एक व्यक्ति हैं, कहां के हैं, सोनीपत हरियाणा के, ठीक है, सोनीपत हरियाणा के ये व्यक्ति हैं, और इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग की, और ऑर्गेनिक फार्मिंग करके, ठीक है, इन्होंने क्या बनाया, एक हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब बनाया, जिसके अंदर 5000 से ज्यादा मेंबर हैं, ठीक है। चलो जी, रेडियो एक्टिव वेस्ट की बात कर ले। फिर रेडियो एक्टिव जो वेस्ट होता है ना, जो न्यूक्लियर जो वेस्ट होता है, ठीक है, उसके लिए दो प्रॉब्लम है, देखो 2 प्रॉब्लम्स और न्यूक्लियर एनर्जी, 2 प्रॉब्लम है भैया, इसको वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए 2 प्रॉब्लम है। पहली तो है एक्सीडेंटल लीकेज हो सकता है, इसके अंदर एक्सीडेंटल लीकेज हो सकता है, इसके अंदर 2 है, क्या है, एक तो 3 माइल आइलैंड का केस हुआ था, एक हुआ था चेरनोबिल इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, तो ये 2 क्या है, 2 इंसिडेंट हुए थे किसके, एक्सीडेंटल लीकेज के, ठीक है। एक सेफ डिस्पोजल के लिए क्या करना पड़ता है, 500 मीटर बिलो अर्थ, इसको 500 मीटर अर्थ के नीचे इसको गाड़ना पड़ता है, ठीक है, जो न्यूक्लियर वेस्ट है, इसको रेडियो एक्टिव वेस्ट है। फिर बात करें डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की, तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो डिग्रेड कैसे हो रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो डिग्रेड कैसे, एयर पोल्यूशन, ये सब मतलब पोल्यूशन ये तो ठीक है, लेकिन और भी क्या चीजें हैं जिनसे क्या हो रहा है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या है, डिग्रेड हो रहे हैं, तो वो बताऊं, तो ड्यू टू इम्प्रॉपर यूज, अपन प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे, जो अपन को मिल रहा है ना उसको अपन एक्सेस में यूज कर रहे हैं, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट जो है ना वो अपना अच्छा नहीं है, जो रिसोर्सेज को लेकर अपना जो मैनेजमेंट है ना वो बिल्कुल भी
अच्छा नहीं है। इसके अंदर क्या है, सोइल इरोजन हो रहा है, डिफोरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, सोइल इरोजन हो रहा है और डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, मतलब मरुस्थलीकरण हो रहा है, ठीक है, तो डेजर्ट जो है वो ज्यादा बन रहे हैं, वाटर लॉजिंग हो रहा है, ठीक है, वाटर लॉगिंग से क्या, वाटर लॉगिंग हो रहा है और सोइल सैलिनिटी बढ़ रही है, ठीक है, जो सोइल है उसके अंदर नमक की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है। आगे चलो फिर ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर लें, ये वाला जो याद रख लोगे ना, आपका यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है, CO2, CH4, ठीक है, मीथेन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, और क्या है N2O। ये जो है ना, इनका ये आप सीक्वेंस याद रखना कि सबसे ज्यादा कौन होती है, CO2 सबसे ज्यादा होती है, मीथेन उससे कम होती है, CFC है वो उससे कम होती है, N2O जो है वो सबसे कम होती है। जो CO2 है वो कितनी होती है, 60% कौन होती है, CO2, CH4 20%, CFC जो है वो 14% होती है और N2 जो है वो कितनी होती है, 6% होती है। तो इसको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो CCCN, ठीक है, CCCN, ठीक है, CCCN, CO2, CH4, CFC और आपका N2O, ठीक है। बात करें फिर ओजोन की बातें कर लेते हैं। ओजोन से भी क्वेश्चन आता है, इसकी यूनिट ही पूछ ली थी एग्जाम के अंदर, ठीक है, तो ध्यान से सुनो। पर ओजोन जो प्रेजेंट कहां होती है, स्ट्राटोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। कहां होती है ओजोन, कहां होती है, स्ट्राटोस्फेयर के अंदर, ठीक है। मेजर्ड इन डॉब्सन यूनिट के अंदर इसको मेजर किया जाता है। किसके अंदर मेजर किया जाता है, डॉब्सन यूनिट। ध्यान से सुनो, ये यूनिट ही पूछी थी एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो डॉब्सन यूनिट से इसको मेजर किया जाता है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं DU। क्या बोलते हैं जी, DU बोलते हैं शॉर्ट में इसको, डॉब्सन यूनिट को, ठीक है। डिग्रेडेड बाय CFCs, ये किससे डिग्रेड होती है, वो जो CFCs निकलते हैं, जो SC जो फ्रीज इनसे CFC निकलती है, उससे क्या होता है, ये ओजोन जो है ना वो एक लेयर है, वो डिग्रेड होती है, ठीक है। उससे क्या होती है, जो लेयर है ओजोन की वो क्या है, डिग्रेड होती है। ओजोन होल आप सबने सुना होगा, ओजोन होल कहां पर है, अंटार्कटिका रीजन में है। कहां पर है, अंटार्कटिका रीजन के अंदर है ये, ठीक है। डिजीज कौन कौन सी होती है इससे, जब ओजोन होल हो रहा है ना, जो ओजोन की जो परत है वो कम उसकी जो ओजोन की जो परत है वो पतली हो रही है, उससे क्या आ रहा है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो आ रही है, यूवी रेज आ रही है, ठीक है। तो उससे क्या होता है भैया, स्किन कैंसर होता है, म्यूटेशन, स्नो ब्लाइंडनेस और कैटरेक्ट, ये सारी चीजें, ये सारी जो डिजीज हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। फिर आगे चलो, आगे बात करते हैं भैया किसकी, स्ट्राटोस्फेयर के अंदर जो होती है ना, जो ओजोन लेयर स्ट्राटोस्फेयर के अंदर होती है वो होती है गुड ओजोन होती है, वो अच्छी ओजोन होती है हमारे लिए। और जो ट्रोपोस्फेयर के अंदर होती है वो है बैड ओजोन। वो कैसी है, बैड ओजोन है, वो खराब ओजोन है, वो अपने लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर वाली बैड, ठीक है, और जो स्ट्राटोस्फेयर वाली है वो अच्छी ओजोन है। फिर बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यहां से क्वेश्चन आया था भैया, ठीक है, यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड टू ओजोन, ये किससे रिलेटेड है, ये आपको ध्यान में कितना रखना है, इसी तरह आपको ध्यान में रखना है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना वो किससे रिलेटेड है, ओजोन लेयर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ओजोन से रिलेटेड है, इतनी बात याद रखना। और क्या याद रखना आपको, साइंड इन 1987, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो साइन कब हुआ था, ये जो प्रोटोकॉल है वो साइन कब हुआ था, 1987 के अंदर साइन हुआ था। कब हुआ था साइन, ये 1987 के अंदर ये साइन हुआ था। और इफेक्टिव कब हुआ था, ये इफेक्टिव कब हुआ था, 1989 के अंदर। तो ये डेट, ये जो ईयर है ना यही पूछी थी एग्जाम के अंदर। तो 1987 के अंदर तो ये साइन हुआ था और इफेक्टिव हुआ था 1989 के अंदर। तो ये दोनों डेट आप याद रखना। अब बात कर ले फॉरेस्ट की, किसकी बात कर लेते हैं, फॉरेस्ट की। तो इंडिया के अंदर भैया, इंडिया के अंदर पहले जो पास्ट के अंदर कितना था, 30% फॉरेस्ट था इंडिया के अंदर। पास्ट के अंदर पहले मतलब 30% फॉरेस्ट था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में कितना है, 21.54%, 21.54% ही आपका बचा है, ठीक है। फॉरेस्ट रिकमेंडेड बाय NFP, अब एक NFP है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, ठीक है, इंडिया की नेशनल जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसने क्या रिकमेंड किया है, कि प्लेन्स जो है ना, प्लेन्स जो है वहां पर होना चाहिए 33%, जो प्लेन्स है वहां पर 33% फॉरेस्ट होना चाहिए। और जो हिल्स है ना, जो हिली एरिया है वहां पर 67% क्या होना चाहिए, वहां पर 67% फॉरेस्ट होना चाहिए। तो ये वाली चीजें भी आप याद रखना। तो ये नोट्स आपको जो है ना आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। इन नोट्स से पढ़ोगे ना 10 मिनट आपको नहीं लगेंगे इस चैप्टर को याद करने में। एक बार तो ये आपको ये वीडियो से सेट हो जाएगा, और दूसरी बार जब रिवीजन करोगे ना तो नोट्स को एक बार देख लेना, आपका चैप्टर सेट है दिमाग में। फॉरेस्ट लॉस की बात कर ले, फॉरेस्ट लॉस या फिर डिफॉरेस्टेशन की बात कर ले, तो भैया ट्रॉपिक्स के अंदर कितना हुआ, 40% डिफॉरेस्टेशन हो गया, जो फॉरेस्ट है वो लॉस हो गया, ठीक है। और टेम्परेट रीजन है उसके अंदर 1% क्या हुआ है, फॉरेस्ट लॉस हुआ है। अब बात कर ले एक कल्टीवेशन है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इससे भी क्या है, फॉरेस्ट जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो फॉरेस्ट है वो लॉस हो रहा है। कैसे हो रहा है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या फिर झूम कल्टीवेशन, ये क्या है, ये झूम कल्टीवेशन या फिर स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन एग्रीकल्चर क्या है, ये क्या करते हैं भैया, ये कम्युनिटी है और ये क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं और जंगल को पूरे को काट देते हैं, ठीक है। जंगल को काट दिया और जो नीचे जो
घास वास था उसको क्या करते हैं तो ये जला देते हैं, ठीक है। तो पूरा जंगल साफ, उसके बाद में क्या करते हैं उस पर खेती करते हैं, उसके बाद उस पर क्या करते हैं खेती करते हैं। अब जैसे ही उस जमीन की उपजाऊपन जो है वो कम हो जाता है तो क्या करते हैं फिर अपना जो बोरिया बिस्तर है वो उठाकर दूसरी जगह चले जाते हैं और वहां पर भी सेम काम करते हैं, काट देते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, ठीक है, वहां पर भी खेती करते हैं। तो ऐसे क्या करते हैं, ऐसे क्या होता है जो जंगल है वो कम हो रहे हैं, तो इसको ये भी एक क्या है डिफोरेस्टेशन का कारण है। और सबसे ज्यादा ये कहां होता है, कॉमन इन नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है ना इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहां पर ये करी जाती है झूम कल्टीवेशन। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, इनको मैंने एक साथ में लिखा है तो भैया ये याद कर लोगे ना, यहां से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम चांसेस यहां से होते हैं। तो ये जो ईयर है ये ध्यान से सुनो। इन्वायरमेंटल जो एक्ट है वो कब आया, 1986 के अंदर आया भैया। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई, 1988 के अंदर आई। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई, 1988 के अंदर। एयर पोल्यूशन कब आया, 1981 के अंदर। जो एयर पोल्यूशन के लिए जो एक्ट बना वो कब बना, 1981 के अंदर बना। और जो एयर पोल्यूशन है उसके अंदर जो एयर प्लस नॉइज पोल्यूशन, ठीक है, एयर पोल्यूशन के अंदर फिर नॉइज पोल्यूशन को भी इसके अंदर डाल दिया कि भैया नॉइज पोल्यूशन आ जाता है, शोर शराबा भी नहीं कर सकते, ज्यादा शोर शराबा नहीं कर सकते। तो एयर पोल्यूशन प्लस नॉइज पोल्यूशन कब हो गया, 1987 के अंदर। एयर पोल्यूशन आया कब, 1981 के अंदर, लेकिन उसमें नॉइज पोल्यूशन कब जोड़ा गया, 1987 के अंदर। तो ये डेट ध्यान में रखना। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कब आया, 1980 के अंदर, 1980 के अंदर। अब ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है वो बता दूं मैं आपको। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में क्या है कि भैया सरकार ने बोला कि सिर्फ सरकार कुछ नहीं कर सकती फॉरेस्ट को बचाने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो लोकल जो कम्युनिटीज है ना, जो गांव के लोग हैं उनके साथ में मिलकर अपन को क्या करना पड़ेगा, फॉरेस्ट को बचाना पड़ेगा। तो इन जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है इसके अंदर क्या किया जाता है, जो गांव के लोग हैं उनके साथ में मिलकर जो फॉरेस्ट है उसको बचाने की कोशिश की जाती है। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो कब आया, 1980 के अंदर। चिपको मूवमेंट कब हुआ, 1974 के अंदर। चिपको मूवमेंट कब हुआ, 1974 के अंदर। ये क्या है चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट क्या होता है भैया, ये होता है कि इसके अंदर क्या हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने क्या किया कि इन्होंने ऑर्डर दिया कि भैया कटवा दो जंगल को, कटवा दो, बिल्डिंगें बनाएंगे अपन। तो क्या किया, जो वहां के जो लोकल लोग थे उन्होंने जो पेड़ है उनको हग किया और उनको काटने नहीं दिया गया। ये चिपको मोमेंट था। तो ये कब हुआ, 1974 के अंदर। सेम ऐसा ही केस है अमृता देवी बिश्नोई का केस है। ये कब हुआ था, 1731 के अंदर हुआ था। 1731 की बात है, पुरानी बात है, ठीक है। तो अमृता देवी बिश्नोई कहां से, जोधपुर से, राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो राजा थे यहाँ पर उन्होंने बोला कि हमें घर बनाना है तो हमें लकड़ी की जरूरत है, तो काट के लाओ लकड़ी। तो उन्होंने अपने ऑर्डर दे दिया, अपनी तो भी सेना वेना थी उनको ऑर्डर दे दिया। तो जो सेना गई काटने के लिए जंगल को, तो अमृता देवी बिश्नोई ने क्या किया, अमृता देवी बिश्नोई और इनकी जो लड़कियां थी और भी लोग थे, तो इन्होंने क्या किया, जो पेड़ है उनको गले से लगा लिया कि भैया हमें जो पेड़ों को काटने से पहले हमें काटना पड़ेगा। लेकिन ये इन्होंने ये बहुत बड़ा मूव था इनका। और जो राजा था उसने क्या ऑर्डर दिया कि भैया उनको भी काट दो साथ में, ठीक है। तो राजा ने उनको साथ में कटवा दिया और पेड़ों को ले गया फिर। लेकिन इनका वो मूव बहुत बड़ा था और इससे जो गवर्नमेंट ने क्या किया, अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर क्या किया है, अब जो एक पुरस्कार है, जो अवार्ड है वो भी शुरू किया है। तो ये स्टोरी है सीधी सी। फिर सीएनजी बस की बात बताऊं मैं आपको। तो सीएनजी बस दिल्ली के अंदर जो सीएनजी बसेस है 2002 के अंदर पूरी तरह सीएनजी में कन्वर्ट कर दी गई उनको। अब वहां पर पेट्रोल डीजल वाली बसें नहीं चलती, अब तो इलेक्ट्रिक वाली भी शुरू कर दी है। और जो सीएनजी बस है 2002 के अंदर पूरी तरह सीएनजी बसेस चलने लग गई थी दिल्ली के अंदर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यहां से क्वेश्चन आया था, देखो मैंने एक साथ में लिखे हैं सारी डेट्स। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ओजोन से रिलेटेड है। साइन कब हुआ, 1987 के अंदर, और इफेक्टिव कब हुआ, 1989 के अंदर। तो ये डेट्स, ये ईयर वगैरह आप ध्यान में रख लेना। बाकी चैप्टर पूरा दिमाग में सेट हो गया है आपको, 20-25 मिनट लगे हैं यार और एकदम से दिमाग में पूरा सेट है। तो भैया ये पूरा अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जैसा भी आपको लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से करना और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टेलीग्राम चैनल को क्या करने, ज्वाइन जरूर से कर लेना भैया, वहां पर आपको नोट्स मिलते रहेंगे, तो उसको ज्वाइन जरूर से कर लो और मेरे को फीडबैक जरूर से देना यार कैसा आपको चैप्टर लगा है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।